Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel where we cover daily current affairs for you. This is your mentor Arzu Kakkad, and in this session we'll be talking about the articles that are important that were in news dated 20th of March 2023. तो इस सेशन में उन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ यू विल बी ऑल्सो गेटिंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगी जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझते हुए उनको एनालाइज करते हुए आर्टिकल्स को भी एनालाइज करेंगे प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से, दोनों से. तो जो आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट होता है, कौन से एग्जाम में रेलिवेंट है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, तो वो भी आई यूज टू शेयर. ठीक है, कल मतलब लास्ट सेशन में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही, एंड इस उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ सेशंस में कि मैं आपको जो मेंस के लिए क्वेश्चन देती हूँ डेली लिखने के लिए, वो भी प्रीवियस ईयर बेस्ड होता है, तो आप वो भी अटेम्प्ट कर रहे हो. ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर क्वेश्चन था 2020 में, मतलब ज्योग्राफी बेस्ड हो गया, मैप बेस्ड हो गया, स्पेसिफिकली सेइंग. सो सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू ईस्ट ऑफ अक्साई चिन, ईस्ट ऑफ लेह, नॉर्थ ऑफ गिलजित, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली. तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ तभी सॉल्व हो सकता है जब कोई भी प्लेस न्यूज़ में हो और आप में वो क्यूरोसिटी हो कि आप उसको मैप में जाकर चेक करें, और मैप में जब देखते हैं तो उसके आसपास की चीज़ों को देखें कि कौन सी चीज़ उसके नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, कौन सी रिवर वहाँ से बहती है, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, कोई नेशनल पार्क आता है या नहीं आता. तो ये सब चीज़ें जब आपके माइंड में होंगी, जब आप एक चीज़ को 4 चीज़ों के साथ लिंक करके कवर करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. बात करूँ सियाचिन ग्लेशियर की, तो ये अगर आप मैप यहाँ पर देखो तो ये आपको दिख रहा होगा सियाचिन ग्लेशियर, और इधर है नुब्रा वैली. तो नुब्रा वैली के नॉर्थ में है सियाचिन ग्लेशियर. ठीक है, तो हमने कल परसों जोजिला पास के बारे में पढ़ा था, तो वो भी आप देख सकते हो, ये रहा. ठीक है, तो वो कनेक्ट करता है लद्दाख को कश्मीर से. तो ये सब चीज़ें आपको मैप में खुद से देखनी पड़ेंगी. अब रही बात, अगर आप जानना चाहते हो थोड़ा सा नुब्रा वैली के बारे में, तो नुब्रा रिवर जो है वो इट इज़ अ रिवर इन द नुब्रा वैली ऑफ लद्दाख इन इंडिया. दिस इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर, right, which is a part of Indus river system, and it originates from Siachen glacier, right. तो Siachen glacier जो है, it is the longest glacier in the Karakoram, and it was once a part of that Himalayan trade path, ancient Himalayan trade path, Silk Route, जो कनेक्ट करता था चाइना को टू द मिडल ईस्ट, राइट. सो ये कुछ रेलिवेंस है Siachen glacier से और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं Siachen glacier के. फिर यूपीएससी ने पूछा कि नर्मदा रिवर फ्लोज टू वेस्ट. सबको पता है, ये जो मैं आज आपको बता रही हूँ ना, आज आप ये सब मैप में जाकर खुद देखोगे रिवर की डायरेक्शन. और अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है तो देखा होगा, ज्योग्राफी के कंसेप्ट से लिंक क्वेश्चन है कि नर्मदा रिवर जो है वो वेस्ट को फ्लो करती है, इट फ्लोज टू द वेस्ट, वाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं दे फ्लो टू ईस्ट. ठीक बात है, चाहे हम गोदावरी की बात करें, कृष्णा की बात करें, दे फ्लो टू ईस्ट, नर्मदा फ्लो टू वेस्ट, राइट. तो रीज़न क्या है, उसने रीज़न पे ध्यान देना. स्टेटमेंट्स वो ठीक हो सकती हैं, लेकिन क्या वो रीज़न बन रहा है उसका. 3 स्टेटमेंट्स थी. इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली एंड दिस इज अ रीज़न दैट नर्मदा फ्लोज टू वेस्ट. इट इज़ वन ऑफ द रीज़न. It flows between Sindhyas and Satpuras. This is a right statement, but if I say that this is one of the reason that Narmada flows to west, then this statement is wrong. You have to understand कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है. उसने ये नहीं पूछा इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बस करेक्ट है वो बता दो. उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस हैपनिंग, राइट. तो उसके विद रिस्पेक्ट टू में आपको आंसर देना है. तो ऑप्शन 2 यहाँ पर खत्म हो जाता है. द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया. तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, इट इज ऑल्सो रोंग एज लैंड स्लोप्स टू द ईस्ट इन द रीजन. तो आंसर क्या बच गया, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट. बात यहाँ पर समझने की है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन की डिमांड को समझना है. कभी कभार बच्चों ने सेकंड स्टेटमेंट भी उसको सही समझते हुए उसको टिक कर दिया था, लेकिन यही एनालिसिस है इस क्वेश्चन की कि सेकंड स्टेटमेंट ठीक है लेकिन दैट इज नॉट वन ऑफ द रीजन, राइट. तो क्वेश्चन को समझना. Which of the following are the reasons या फिर factors for exposure to benzene pollution? 2020 में यूपीएससी ने पूछा. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग, यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर, यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयुरेथेन. तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम सारे ही ऑप्शंस होते हैं, बट ये हमेशा नहीं होगा. ये भी बात को समझना. कहीं ये सोचो कि सारे ऑप्शंस हमेशा होते हैं तो वो टिक कर दिया. आंसर सोच समझ के करना. जनरली इट हैपन्स.
मतलब अगर नहीं पता तो जनरली मतलब ऑल दी स्टेटमेंट्स, ऑल सच ऑप्शंस गो करेक्ट फॉर फैक्टर्स रिलेटेड टू दिस. सो यहाँ पर आंसर इज डी, दैट इज ऑल दी 1 2 3 4 5. यहाँ मार्क नहीं है, लेट मी शो इट फॉर यू. 1 2 3 4 5. लेट मी just a minute. Yeah, 1 2 3 4 5. So all the options are correct with respect to the factors for exposure to benzene pollution. आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं, जो हम डेली कवर कर रहे हैं, आर यू रिवाइजिंग इट और नॉट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि रिवीजन इज़ द की फॉर एनी एग्जामिनेशन. तो मेक श्योर करो कि आप जो भी आर्टिकल्स कवर कर रहे हो साथ साथ उनको रिवाइज भी करते जाओ. आज जो हम कवर करेंगे, पहले तो हम देखेंगे पार्किंसंस डिसीज़ के बारे में. जीएस पेपर 3 से यू कैन लिंक इट, एंड ऑल दीज आर्टिकल्स यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, मतलब एमसीक्यू बेस्ड, प्रीलिम्स एसोसिएटेड. प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए हैं. पोषण पखवाड़ा, पोषण अभियान के बारे में जानेंगे, जीएस पेपर 2 से आप लिंक कर सकते हो. एक स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, दैट इज रिलेटेड टू बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स. तो जीएस पेपर 3 से यू कैन लिंक इट, जीएस पेपर 1 से यू कैन लिंक इट. नेक्स्ट इज दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, डायरेक्टली इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर सकते हो. फिर लेक न्यूज़ में है लोकटक लेक और केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जीएस पेपर 3 से आपके एनवायरनमेंट सेक्शन से लिंक होती है, और मैं आपको बताऊंगी भी यहाँ से प्रीलिम से कैसे क्वेश्चन बनता है. रीच आउट स्कीम न्यूज़ में थी, तो आप इसको जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो. राइट, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा पार्किंसंस डिसीज़ के बारे में. Recently, there was a finding of that scientific review found that if you go for physical exercise, it can help to improve that severity of movement-related symptoms and the quality of life of people who went with this Parkinson disease. So, physical exercise can improve and it can lead to quality of life in people who are suffering from Parkinson's disease. Now, what is Parkinson disease? Parkinson disease is a neurological disorder, and because of this disorder, it affects the nervous system, and nervous system controls the parts of the body. Obviously, so the parts of the body that are controlled by the nerves, अब वहाँ पर आप देखोगे ऐसा कंडीशन होता है where patients are not able to hold their body balance, their movements उनके कंट्रोल में नहीं रहते हैं, and it occurs. It basically it progresses with aging, but in rare cases it is also witnessed in teenagers and children also. अगर पूछा कि is there any cure for that? So there is no cure for it. Many studies have suggested that men are more likely to be affected by the Parkinson than women. सिम्टम्स में ऑब्वियसली जब आप डायरेक्टली नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा है तो ट्रेमर्स विल बी देयर, स्लोनेस होगी आपके मूवमेंट के अंदर, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि इट इज़ इफेक्टिंग योर नर्वस सिस्टम. राइट, so यहाँ पर the people who are suffering with the Parkinson disease, they also experience symptoms like they find difficulty in swallowing, chewing, speaking, urinary problems होती हैं, constipation होती है, skin problems. इफेक्ट करता है आपके नर्वस सिस्टम को, द डिप्रेशन, इमोशनल चेंजेस, स्लीप डिस्ट्रप्शन, ये सारे के सारे सिम्टम्स यू विल सी इन सच पेशेंट्स. करंटली no blood laboratory or radiological tests are available to diagnose Parkinson disease when they are asking prelims based questions. ये expected statement आपके 3 ऑप्शंस में बन सकती है, तो इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है. अब थोड़ा सा चलते हैं अलग सेक्टर पे और देखते हैं 2020 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, कैसा क्वेश्चन है वो. आंसर आप बताओगे कल, लेकिन मतलब कमेंट सेक्शन में आप बताओगे आज. आई विल डिस्कस इट टुमारो. The value of Indo-Sri Lanka trade has consistently increased in the last decade. Means statement अगर आए तो आपको increase और decrease एटलीस्ट इतना ट्रेंड पता होना चाहिए. Textile and textile articles constitute an important item of trade between India and Bangladesh. It means जब आप दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट देख लिया करो कि उसमें ज़्यादा हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, क्या इम्पोर्ट करते हैं, और दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो इंपॉर्टेंट आइटम है ऑफ ट्रेड वो क्या है, ये अंडरस्टैंड करना. व्हेनेवर यू आर रीडिंग एन आर्टिकल तो यहाँ ऑप्शन से समझा करो कि किस तरीके से स्टेटमेंट पूछी जाती हैं. इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज़ बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया. तो यहाँ पर इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, और एक अगर मैं बात करूँ लास्ट फ्यू ईयर्स की तो कौन चल रहा है. राइट, तो अगर नेपाल हो, बांग्लादेश हो, जो भी दूसरी कंट्रीज़ हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ये अंडरस्टैंडिंग आती है जब आप डेली कंसिस्टेंट हो विद द करंट अफेयर्स. एक दिन पढ़ के 4 दिन नहीं देखा तो नहीं आएगी. अब आपसे ये भी पूछा है कि करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है. 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करना और फिर हम इसका आंसर लेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज टुमारो. ओके,
तो यहाँ पर अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एडवाइज द मणिपुर गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ लोकटक लेक एंड केबू लमजाओ नेशनल पार्क। तो अगर इसके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन की बात हो रही है तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है नेशनल पार्क और इस लेक के बारे में जानना। अच्छा, आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन, प्लीज आंसर इन दी कॉमेंट सेक्शन आफ्टर दिस class. Basically, if I say Loktak Lake, so can you please tell me that was this lake listed under the Montreux record or not? You have to mention it in the comment section. Simple yes or no का answer है, is this lake listed under the Montreux record है या नहीं? And if I talk about Loktak Lake, so Ramsar Convention में it was initially designated as a wetland of international importance, right? केबू लमजाओ नेशनल पार्क की बात करूँ तो बेसिकली इट इज़ द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। कहाँ पर है? देखो, मणिपुर में सबको पता है, लेकिन इट इज़ इन दी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। द पार्क इज लोकेटेड इन दी साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द फेमस लोकटक लेक, जो कि वेल नोन है। देखो, ये फुमडीज आपको दिख रही होंगी, द फ्लोटिंग बायोमास कॉल्ड फुमडीज, तो ये एक फीचर भी बन सकता है आपके लिए, राइट। लास्ट नेचुरल हैबिटेट है ये ऑफ एंडेंजर्ड ब्रो एंटीलेड डियर, शंघाई डियर, इसके बारे में भी जानेंगे, विच इज नोन एज द डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर। एंड दिस पार्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेटलैंड्स, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। फ्लोरा एंड फना, काफ़ी डिफरेंट फ्लोरा एंड फना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ कुछ नाम हैं आपके लिए दैट यू कैन रिमेंबर, साइंटिफिक नेम्स भी हैं। तो कौन कौन से फ्लोरा और फना पाए जाते हैं, जैसे वाइल्ड बोर, होक डियर एंड लार्ज इंडियन जंगल कैट। तो ये सब फ्लोरा और फना के कुछ नाम्स हैं जो आप एक बार के लिए गो थ्रू कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं अबाउट शंघाई डियर। तो ये डियर है, इसका साइंटिफिक नेम वेरी इंपॉर्टेंट, रुसिरबस एल्डी, कॉमन नेम शंघाई, ब्रो एंटीलेड डियर, डांसिंग डियर। किसी भी नाम से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो एवरी नेम इज सिमिलर और बेसिकली सेम, इट इज़ फॉर द सेम स्पीशीज, तो याद में रख लेना। इसका हैबिटेट अगर पूछ लिया जाए, इट इज़ फाउंड ओनली इन द केबू लमजाओ नेशनल पार्क। दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। कभी कभार लगता है कि ओनली जैसे वर्ड्स की स्टेटमेंट्स गलत होंगी, हमेशा गलत नहीं होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन हमेशा नहीं हो सकती, ये वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो ये पढ़ने से ही आएंगे। मीडियम साइज डियर है with unique distinctive antlers and with extremely low brow tine and it has a dark reddish brown winter coat which turns paler in the summer। तो आप ये तस्वीर से देख सकते हो। कंजर्वेशन स्टेटस की बात कर लेते हैं। शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, और IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। लोकटक लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, फेमस है फॉर द फुमडीज फ्लोटिंग ओवर इट, यू कैन सी हेयर। It is designated as the wetland of international importance under the Ramsar Convention 1990. Correct? As I told you, homework नहीं बचा, but ठीक है, अब देख लो। It is also listed under the Montreux record 1993. Right? तो जहाँ पर उसको लिस्ट में डाला जाता है, it is a record of Ramsar sites where changes in their ecological character हो रहे हैं and we have to save it, they are occurring or they are likely to occur। तो बेसिकली वहाँ पर they are added into this Montreux record। ठीक है। 2015 में यूपीएससी ने एक फीचर उठा लिया, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। भितरकनिका नेशनल पार्क, केबू लमजाओ नेशनल पार्क, केओलादियो घना नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, सिर्फ एक फीचर पता होना चाहिए उस नेशनल पार्क का। ये वैसे आपके लिए होमवर्क था, बट चलो मैंने आपको आंसर बता दिया है, ये होमवर्क ले लो। 3 स्टेटमेंट्स हैं। 2019 में यूपीएससी ने सवाल पूछा था, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। एग्रीकल्चरल सोइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू द एनवायरनमेंट, कैटल रिलीज एमोनिया इनटू द एनवायरनमेंट एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द एनवायरनमेंट। तो ये आपको आंसर करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी नहीं है, तो फिर वो तो ऑप्शन में रहेगी ही नहीं ना। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा, आप चलते हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिसेंटली जो थोड़ा न्यूट्रिशनल साइड पे चलते हैं, तो विल सेलिब्रेट 5th पोषण पखवाड़ा। आज से शुरू होगा फ्रॉम 20th मार्च टू 3rd ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पर ये 5th पोषण पखवाड़ा के बारे में जानते हैं, जिसका एजेंडा है न्यूट्रिशनल लाइफ, एक ऐसी लाइफ दैट प्रमोट्स हेल्दी लाइफ, हेल्दी हीटिंग हैबिट्स थ्रू जन आंदोलन, जन भागीदारी, वे पीपल आर अवेयर, यू विल इंक्रीज द अवेयरनेस अमंग द पीपल कि जंक फूड बंद करो खाना। आप माल न्यूट्रिशन के बारे में एड्रेस करोगे वहाँ पर, यू विल अवेयर पीपल
यू विल रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूट्रिशन। तो थीम जो रहेगी पोषण पखवाड़ा 2023 की, दैट इज न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। काफ़ी आप भी होंगे जो जंक फूड खाते हो, जो न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल नहीं है, मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते आप खुद भी अपने को भी नुकसान पहुंचा रहे हो, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे हो, राइट। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया, इसकी ये थीम रहेगी। एंड 2023 सबको पता है कि दिस ईयर इज़ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो इसका फोकस भी पोषण पखवाड़ा का उसी की तरफ है, टू पॉपुलराइज श्री अन्ना द मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स। जो एक्टिविटीज़ हैं वो होंगी एड्रेसिंग दी फॉलोइंग की थीम्स: प्रमोशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ मिलेट्स फॉर न्यूट्रिशनल वेलबींग, जहाँ पर आप लोगों को मिलेट्स की वैल्यू बताओगे, मिलेट बेस्ड फूड्स की विद सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, डाइट कंसल्टेशन कैंप्स, राइट। और साथ ही साथ सेलिब्रेशन ऑफ स्वस्थ बालक स्पर्ध। सो यू विल रिकॉग्नाइज द स्वस्थ बालक, एक हेल्दी चाइल्ड एज पर द डिफाइंड क्राइटेरिया, बाय जनरेटिंग अ हेल्दी स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर गुड न्यूट्रिशन, गुड फूड, गुड हेल्थ एंड अ गुड वेलबींग। पॉपुलराइज सक्षम आंगनवाड़ी, तो ये कैंपेन्स विल बी ऑर्गेनाइज ताकि आप अवेयरनेस इंक्रीज कर सको और पॉपुलराइज करो सक्षम आंगनवाड़ीज को विद देयर अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज हो फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन डिलीवरी, अर्ली चाइल्डहुड केयर, एडुकेशन। ये सारी थीम्स और एक्टिविटीज़ ली जाएंगी फ्रॉम 20 मार्च टू 3 अप्रैल। मिनिस्ट्री जो एसोसिएटेड है वो है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री। पोषण अभियान के बारे में जानते हैं। पोषण अभियान 2018 में लॉन्च हुआ था and it has been instrumental in ensuring people to participate, to obviously to bring them to the forefront related to nutrition, to improve their nutritional outcomes, right, जिसका गोल यही है कुपोषण मुक्त भारत। तो इस अभियान के कुछ टारगेट हैं। टारगेट इज टू रिड्यूस स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया among very important young children who are the beneficiaries, women एंड एडोलेसेंट गर्ल्स। तो आप जब बात कर रहे हो इन सब चीज़ों की, स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया की बात कर रहे हो, तो एंड लो बर्थ वेट, 4 चीज़ों की बात करी, स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, anemia and low birth weight. You have a target to reduce these by 2%, everything by 2%, but only anemia by 3% per annum. ये याद में रख लेना. And the target of this mission is to bring down stunting among the children in the age group of 0 to 6 years from 38.4% to 25% by 2022. ये डेटा आप यूज़ कर सकते हो while writing the answers. तो यहाँ पर ये आपको बहुत हेल्प करेगा. So there is where you can mention the initiatives that are being taken by India, these पोषण पखवाड़ा जैसे स्टेप्स जहाँ पर लिए जा रहे हैं, दैट टू उसकी एक्टिविटीज़ में आप क्या किस पे फोकस कर रहे हो, क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये आपके मेंस का फॉर्डर बनता है जहाँ से बहुत अच्छे से आप इसको ब्यूटीफुली फ्रेम कर सकते हो while you are writing the answer. ठीक है, ओके. रिसेंटली मिनिस्ट्रीज ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री है, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, दे हैव रिलीज्ड बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022, जहाँ पर आप शोकेस कर रहे हो कि मिल्क, एग और मीट प्रोडक्शन जो है इंडिया के अंदर, यू विल सी वो इंक्रीज हुई है, राइट. तो कौन मिनिस्ट्री कौन सी एसोसिएटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है. तो मिनिस्ट्री है फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन राइज हुआ है टू 5.29%, टू दैट इज 221.06 मिलियन टन इन दी फाइनेंशियल ईयर 22. तो यहाँ पर अगर आप देखो टोटल मिल्क प्रोडक्शन जो है इंडिया में 221.06, राइट, 221.06 मिलियन टन. ये नंबर याद में रखना है, इंक्रीज हुआ है. क्या इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है कंट्री के अंदर? क्या इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है इन द वर्ल्ड? दिस इज एब्सोल्युटली राइट, इंडिया है एक लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री. ओके, प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज हुई है? 5.29% से. एग प्रोडक्शन की बात करूं तो एग प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है 6.19% से देन द प्रीवियस ईयर. टोटल एग प्रोडक्शन कितना है? 129.60. तो ये जो नंबर्स है ना, बिलियन, तो ये जो नंबर है ना, ये आपके मेंस में काम आएंगे, राइट. और इंक्रीज और डिक्रीज से स्टेटमेंट्स बन जाएंगी प्रीलिम्स में. टॉप 5 एग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं? आंध्रा, तमिल, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका. Similar goes with certain other points like meat production and wool. Meat production जो है in the country that has also increased by 5.62% and अभी कितना है? 9.29 मिलियन टन्स की टोटल मीट प्रोडक्शन हुई कंट्री में. टॉप
5 meat producing states, Maharashtra, UP, West Bengal, Andhra, Telangana, and they contribute 57.86% of the total meat production in the country. थोड़ा वूल के बारे में भी जान लो. टोटल वूल की जो प्रोडक्शन है इन द कंट्री ड्यूरिंग 21-22 इट वॉज 33.13 थाउजेंड टन्स विच हैड डिक्लाइंड. तो कितना अच्छा प्रीलिम से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन इंक्रीज हुआ है कौन डिक्रीज हुआ है. तो वूल की प्रोडक्शन डिक्लाइन हुई है. 5 मेजर वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, सबको लगेगा जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन नहीं, राजस्थान इज एट द फर्स्ट नंबर, फिर जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र एंड हिमाचल प्रदेश. तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो जहाँ से आपके सवाल बन सकता है. अब मैंने आपके साथ शेयर कर दी है तो याद कर लेना. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी द प्रैक्टिस या फिर प्रैक्टिसेस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर. 4 ऑप्शंस हैं. ट्राई टू मेंशन, ट्राई आंसर इन द कमेंट सेक्शन. फिर इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. 5th यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस किस पे, ऑन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कंक्लूडेड. क्या अडॉप्ट किया है आपने उसमें, उसके आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस, बाय द वर्ल्ड लीडर्स, एडॉप्शन ऑफ दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन. तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन मेड बाय द हेड ऑफ स्टेट्स, इट इज द आउटकम ऑफ दिस LDC-5 कॉन्फ्रेंस. इसके बारे में भी अच्छे से जानेंगे. थीम है फ्रॉम पोटेंशियल टू प्रॉस्पेरिटी. ये कॉन्फ्रेंस जो है दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन है, तो ऐसे पता चल सकता है दैट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट कतर. अब फोकस है जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो वहां पर मैं आपको पहले यही बता देती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट. लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में जान लो. लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं दैट आर आइडेंटिफाइड बाय द यूनाइटेड नेशंस, जहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं दैट आर वेरी लो, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अभी लो है बेस्ड ऑन दी इंडिकेटर्स. सो इट exhibit lowest indicators of the socio-economic development, right? आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं तो अब उसको कैसे अचीव करें, उसके लिए यहाँ पर ये डिक्लेरेशन जो हुई है. अगर आप किसी भी कंट्री को LDC डेजिग्नेट करते हो तो द कॉन्सेप्ट ऑफ LDC ओरिजिनेट हुआ था इन द लेट 1960s एंड द फर्स्ट ग्रुप ऑफ LDC वॉज लिस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस 1971 में. करंटली 46 कंट्रीज आर देयर ऑन द यूनाइटेड नेशन लिस्ट ऑफ LDCs. और ये जो लिस्ट है इसको हर साल बेसिकली एवरी 3 years इसको रिव्यू किया जाता है. किसके द्वारा? बाय द कमिटी फॉर द डेवलपमेंट पॉलिसी विच इज अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स दैट रिपोर्ट टू द इकोसॉक, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. तो यहाँ पर अब आपको लीस्ट डेवलप कंट्रीज के बारे में पता चल गया कैसे होती हैं LDC कंट्रीज, क्या इनका मतलब किस तरीके से आप किसी को LDC जो है किसी कंट्री को बोलते हैं. जैसे डेवलप्ड हो गई, फिर डेवलपिंग हो गई, फिर हो गई लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. तो इस डिक्लेरेशन का जो फोकस है इट इज ऑन इम्प्लीमेंटिंग, गिविंग अ 10-year प्लान टू पुट दी वर्ल्ड्स 56 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज बैक ऑन ट्रैक, ताकि अचीव कर सकें दिस मैंडेट ऑफ UN दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो ये जो 10-year प्लान है इट इज फॉर दिस डेकेड 2022 to 2031. 6 की फोकस एरियाज हैं. कैसे पॉवर्टी इरेडिकेशन हो, पोटेंशियल, लेवरेजिंग द पोटेंशियल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सो एज टू फाइट अगेंस्ट द वल्नरेबिलिटीज, अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को एड्रेस करना. दीज आर द फोकस एरियाज. कोविड-19 से रिकवर करना, और रिकवर करने के बाद अगर कल को कोई फ्यूचर शॉक आता है तो बिल्डिंग रिजिलियंस ऑल्सो, राइट. तो ये है 6 की फोकस एरियाज, राइट. तो यहाँ पर यह आर्टिकल होता है खत्म. अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस स्कीम. रीच आउट. रीच आउट की फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च, एडुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच. तो ये है एक अम्ब्रेला स्कीम. इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का नाम ध्यान में रखना. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इस अम्ब्रेला स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है जिसकी कुछ सब स्कीम्स हैं. आप चाहते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द अर्थ सिस्टम साइंस, इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशनोग्राफी एंड अ प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन द अर्थ सिस्टम साइंस. तो बेसिकली ये जो स्कीम है ये कोई स्टेट वाइज नहीं है, इट इज़ फॉर द एंटायर कंट्री, जिसके ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं इन द एरियाज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ सिस्टम साइंस उसको सपोर्ट करना, राइट. हेल्पिंग इन अटेनिंग द नेशनल गोल्स दैट आर सेट अप फॉर द मिनिस्ट्री.
डेवलपिंग कोलैबोरेशंस विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नंबर ऑफ स्कीम्स हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ एडवांस नॉलेज इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Developed skilled and trained manpower with the support of academic institutions in the country and abroad also. तो ये जो है स्कीम थी और इस स्कीम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ फीचर्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं और काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है जो हमने कल कवर करे थे. आज के आंसर्स को आपको मेंशन करना रहेगा कमेंट सेक्शन के अंदर, जिसको हम कर लेंगे. आई थिंक आपको, आई होप ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं. तो ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस, शेयर दीज वीडियोज विद अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एज वेल. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ signing off. We'll meet you tomorrow. Till then, take care everyone. All the best.